नमस्कार। कमाल कर दिया आज भारत ने। ये है दिल्ली डिक्लेरेशन। ये वो चीज है जो वाकई में एक मैजिक पीस ऑफ पेपर्स कहला सकता है। आने वाले समय में आप सभी लोगों का स्वागत है फिक्र आपकी में स्पेशल एडिशन में। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज शनिवार के दिन हम फिक्र आपकी का शो लेकर नहीं आते हैं, लेकिन आज का दिन खास है। G20 में लीडर्स समिट का आज आगाज हुआ। 2 दिन तक दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में यह सम्मेलन चलेगा। इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया की निगाहें हैं और ऐसे में 140 करोड़ भारतीयों को यह जानने का हक है कि यह समिट भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी लेकर आया है। इसीलिए आज हम फिक्र आपकी में इस स्पेशल एडिशन में आपके सामने पूरी डिटेल लेकर आए हैं ताकि इसकी हर छोटी बड़ी बात से आपको रूबरू करा सके। उम्मीद है कि आप पूरे परिवार के साथ इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के 9 बजे के शो को देख रहे होंगे। पहली बड़ी खबर, G20 नेताओं के सम्मान में राष्ट्रपति का डिनर आयोजन। डिनर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद। भारत मंडपम में मिलेट से बने व्यंजनों को प्रमुखता दी गई है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति के डिनर में अमेरिकी विदेश मंत्री शामिल। यूके पीएम ऋषि सुनक उनकी पत्नी अक्षता के साथ भारत मंडपम में मौजूद। जापान के पीएम किशिदा भी अपनी पत्नी के साथ डिनर में शामिल हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, इकोनॉमिक कॉरिडोर के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। करार में शामिल 8 देशों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत, अमेरिका, सऊदी, यूएई, यूरोपीय देश शामिल। G20 के मंच से हर तरह के आतंकवाद की निंदा की गई है। सभी ने माना आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। आतंकवाद से सबको मिलकर लड़ना होगा, एस जयशंकर ने कहा। एक और बड़ी खबर, G20 समिट से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने बटन दबाकर बायोफ्यूल अलायंस को किया लॉन्च। पीएम बोले, आने वाली पीढ़ियों के सपनों के बीज बो रहे हैं। और G20 समिट के पहले दिन व्हाइट हाउस का बयान, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के नेता मिले। G20 को लेकर अपनी प्रतिबद्धता साझा की है। सातवीं बड़ी खबर, पीएम मोदी और जापानी पीएम के बीच द्विपक्षीय वार्ता, तकनीकी सहयोग, निवेश, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर दोनों देशों के बीच में मंथन हुआ है। आठवीं बड़ी खबर, यूके के पीएम ऋषि सुनक के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता, मुक्त व्यापार समझौता, विज्ञान और रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत हुई है। ऋषि सुनक कल सुबह अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। और 9वीं बड़ी खबर, मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही हुई है। अब तक 1000 से ज्यादा की मौत। पीएम मोदी ने G20 में ओपनिंग रिमार्क में ही संवेदना व्यक्त की है। ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको बताते हैं आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें हैं जो कि कर्टन रेजर में हम लेकर आए स्पेशल एडिशन में। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने बाइडेन को कौन सा समय चक्र दिखाया जिसे देखकर बाइडेन हैरान रह गए, यह हम आपको दिखाने वाले हैं। दूसरी खबर, 37 पन्नों के दस्तावेज की होगी कैसे नई दिल्ली ने चीन के खिलाफ 10 कूटनीतिक जीत हासिल की है। तीसरी खबर, चीन की हड़प नीति पर हिंदुस्तानी हथौड़ा दिखाएंगे कैसे G20 के मंच पर भारत की बड़ी रणनीतिक जीत हुई है। चौथी खबर, भारत अमेरिका ने मिलकर कैसे चीन की घेराबंदी की है। घेराबंदी वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको जरूर देखना चाहिए। और पांचवी खबर में दिखाएंगे भारत की डिनर डिप्लोमेसी, कौन आया कौन नहीं, बाइडेन के भोज की पूरी सूची। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं, आज नई दिल्ली से दुनिया का भविष्य तय हुआ है। भारत मंडपम में G20 सम्मेलन हुआ। यह तस्वीर देखिए जरा आप, यह एपिक पिक्चर है। अगर इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से देखें, भारत मंडपम की यह तस्वीर, भारत मंडपम में G20 सम्मेलन जो हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़कर सभी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पहले सत्र में वन अर्थ को संबोधित किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का मंत्र दिया। समिट के पहले ही दिन भारत को 4 बड़ी कूटनीतिक जीत मिली। पहली सफलता भी पहले सत्र में ही मिल गई। भारत की कोशिशों से अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बन गया। दूसरी कामयाबी यह मिली कि वैश्विक अड़चनों के बावजूद G20 के दूसरे सत्र से पहले ही सभी लीडर्स ने दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दे दी। इस घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन की नहीं चली। भारत जो चाहता था वो घोषणा पत्र का हिस्सा बना। तीसरी कामयाबी यह मिली कि पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया है। चौथी बड़ी सफलता यह मिली कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द लॉन्च होगा।
जो कि चीन के BRI का काउंटर है। हम इन 4 बातों का महत्व बताएंगे। वासुदेव कुटुंबकम की छत्र छाया में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की ऐतिहासिक कहानी तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। उससे पहले देखिए आज सुबह G20 समिट के लिए भारत मंडपम में सदस्य देशों का किस तरह ग्रैंड वेलकम हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत मंडपम में जब प्रेसिडेंट बाइडेन पहुंचे तो उन्होंने पीएम मोदी को देखते ही सैल्यूट किया। पीएम मोदी ने 2 कदम आगे बढ़कर गर्मजोशी से उनका हाथ मिलाया। फिर पीएम मोदी ने बाइडेन को 13वीं सदी की बनी एक ऐतिहासिक चीज दिखाई, जिसके बारे में जानकर बाइडेन भी हैरान रह गए। क्या थी वो चीज और पीएम मोदी ने सिर्फ बाइडेन को ही खुद से उसकी जानकारी क्यों दी, ये आपको जरूर देखना चाहिए। सुबह के करीब 10:30 बजे थे। भारत मंडपम में सभी मेहमानों का स्वागत करने के बाद पीएम मोदी प्रेसिडेंट बाइडेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो आए तो पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। पीएम मोदी ने बाइडेन से कुछ सेकंड बातें की। फिर दोनों का चेहरा मीडिया के कैमरों की तरफ घूमा। तस्वीरें खिंचवाने के बाद दोनों में एक बार फिर से बातें होने लगी। इसके बाद उम्मीद यही थी कि बाइडेन यहां से अब आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी उनका हाथ थामे रहे और पीछे की तरफ घूमते हुए बैकग्राउंड में बनी एक खास चीज दिखाने लगे। करीब 27 सेकंड तक पीएम मोदी बाइडेन को यूं ही इस ऐतिहासिक चीज की खूबियां बताते रहे। हाथ के इशारों से पता चल रहा था कि वो इस पर विस्तार से बातें कर रहे थे। इसके बाद दोनों नेता फिर से मुड़े और बाइडेन यहां से आगे बढ़ गए। यह असल में कोणार्क चक्र है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासनकाल के दौरान हुआ था। पीएम मोदी ने बाइडेन को इसके बारे में इसलिए भी अलग से बताया क्योंकि घूमता हुआ कोणार्क चक्र काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। ये चक्र लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन और समाज में तरक्की के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये समय का ही तो चक्र है। आज भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 की और 2026 में अमेरिका होगा। कोणार्क चक्र समय चक्र कैसे है, इसे जानना चाहिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर विशालकाय रथ की तरह बनाया गया है। इसे 7 घोड़े खींचते हैं। रथ में 12 जोड़े पहिए लगे हुए हैं। कुल मिलाकर 24 पहिए। हर पहिए पर शानदार नक्काशी है। ये पहिए बताते हैं कि पूरी दुनिया सूर्य की ऊर्जा से चलती है। वहीं 7 घोड़ों का मतलब हफ्ते के 7 दिन है। 12 पहिए यानी कि साल के 12 महीने। इनका जोड़ा यानी 24 पहिया मतलब दिन का 24 घंटा। इसमें 8 मोटी तीलियां 8 पहर यानी हर 3 घंटे के समय को दर्शाती है। इन पहियों को जीवन का पहिया कहा जाता है। भारत मंडपम भारत की संस्कृति का गवाह बन चुका है। भारत की परंपरा और भारत की पुरातन पहचान से दुनिया रूबरू हो रही है। सुबह पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को कोणार्क चक्र का इतिहास बताया, उसकी अहमियत बताई थी। शाम को जब डिनर डिप्लोमेसी शुरू हुई तो इसी भारत मंडपम में कोणार्क चक्र की जगह नालंदा विश्वविद्यालय की झलक देखने को भी मिली। पीएम मोदी ने बारी बारी से सभी मेहमानों को इसकी विशेषता बताई। उन्होंने बाइडेन को भी इसके बारे में डिटेल में समझाया।
नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 5 से 12वीं शताब्दी के बीच रहा है। इसकी विरासत भगवान बुद्ध और महावीर के युग से चली आ रही है। ये विरासत ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार की दिशा में प्राचीन भारत की प्रगति को दर्शाती है। इसकी विविधता, योग्यता, विचार की स्वतंत्रता, सामूहिक शासन और ज्ञान साझा करने की भावना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का अनुरूप है। वैसे प्रेसिडेंट बाइडेन के अलावा इस स्वागत में कई नेताओं के साथ पीएम मोदी की जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। प्रणाम वाली परंपरा के साथ हग डिप्लोमेसी भी देखने को मिली। किस लीडर ने अपना भाई कहा, किस नेता से पीएम मोदी ने तबीयत के बारे में पूछा, कौन रेड कारपेट पर आते वक्त लड़खड़ा गया जिसे संभालने के लिए पीएम मोदी ने तेजी से कदम बढ़ाए। छोटी छोटी कहानियों के जरिए यह पूरी तस्वीर, और जिसको कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज और डिप्लोमेसी से थोड़ा ऊपर उठकर एक तस्वीर देखनी चाहिए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज जब भारत मंडपम पहुंचे तो उनकी एक आंख पर पट्टी थी। रेड कारपेट पर चंद कदम चलते उन्होंने पीएम मोदी से हाथ मिलाया, पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाई और बिना देर किए उनसे आंख में चोट पर बात की। हाथों के इशारे से पता चल रहा था कि पीएम मोदी स्कॉल्ज के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। असल में पिछले हफ्ते स्कॉल्ज को पोट्सडैम में जॉगिंग के दौरान चोट लगी थी, तब से वो एक आंख पर काली पट्टी बांध कर रखते हैं। स्कॉल्ज के अलावा पीएम मोदी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को लेकर भी फिक्रमंद हो उठे थे। असल में लावरोव जब रेड कारपेट पर चल रहे थे तो सिर्फ 13 कदम चलने के बाद वो लड़खड़ा गए। पीएम मोदी उन्हें संभालने के लिए तेजी से आगे बढ़े, हालांकि तब तक लावरोव संभल चुके थे। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, 3 सेकंड तक दोनों में बातें हुई, फिर लावरोव आगे बढ़ गए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब भारत मंडपम पहुंचे तो पीएम मोदी को देखकर बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। पीएम मोदी ने उनका भी गर्मजोशी से स्वागत किया। ऐसी खबरें हैं कि इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने पीएम मोदी को भाई कहा। जवाब में प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना भाई कहा। यूके के पीएम ऋषि सुनक जब आए तो वो पीएम मोदी को सामने देखकर बेहद प्रसन्न थे। पीएम मोदी ने उन्हें देखते ही दूर से प्रणाम किया। जवाब में सुनक ने भी नमस्कार किया। फिर जब वो पीएम मोदी के करीब पहुंचे तो दोबारा प्रणाम किया। पीएम मोदी ने उनसे हाथ मिलाया और गले लगा लिया। पीएम मोदी सुनक की पीठ थपथपाते रहे। इस दौरान दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रहे। फिर दोनों में कुछ बातें हुई और सुनक आगे चले गए। इसके बाद ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता हुई तो यहाँ भी दोनों में वही गर्मजोशी नजर आई। ऋषि सुनक ने दिल्ली पहुंचते ही कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। ये भी कहा था कि वो किसी मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। अब खबर है कि वो रविवार को अक्षरधाम मंदिर पहुंचेंगे। एक इंटरेस्टिंग सवाल आप सबके मन में जरूर आना चाहिए कि लावरोव जिस जगह लड़खड़ाए थे, मिसस्टेप हुआ था, क्या वो वीडियो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने देख लिया था? क्योंकि एग्जैक्टली उसी जगह जो बाइडेन हल्का सा हॉप करते हैं वो लड़खड़ाते नहीं हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। इंटरेस्टिंग। अब आपको बताते हैं भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत के बारे में। भारत की इस जीत में चीन की बड़ी हार छिपी है और नई दिल्ली में ऐसा होगा यह बात शायद शी जिनपिंग भी जानते होंगे, तभी उन्होंने खुद इस समिट से दूरी बना ली। G20 समिट के पहले ही दिन दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई। भारत की कोशिशों से अमेरिका और रूस में भी इस घोषणा पत्र को लेकर सहमति बन गई। रूस और चीन के विरोध के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया, लेकिन यूक्रेन के संदर्भ में रूस का नाम घोषणा पत्र में नहीं आया। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। यह रिपोर्ट देखिए आप। भारत की अध्यक्षता में आज G20 देशों के नेताओं ने इतिहास रच दिया। वो शानदार काम हुआ जिससे 2400 किलोमीटर दूर बीजिंग में बैठे जिनपिंग की बेचैनी 7वें आसमान पर पहुंच गई। सबसे बड़ी बात यह कि तमाम ऐतराज के बावजूद सभी सदस्य देशों के बीच संयुक्त बयान को लेकर सहमति बनी। ग्रुप के सभी सदस्य देश दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमत हुए और समिट के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने खुद इसका ऐलान किया। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की
घोषणा करता हूं। The G20 has contributed to making India world ready and the world India ready. इससे चीन को धक्का कैसे लगा वो भी समझिए। चीन रूस यूक्रेन युद्ध शब्द नहीं चाहता था, लेकिन घोषणा पत्र में ये शब्द है। चीन वन फ्यूचर शब्द नहीं चाहता था, मगर घोषणा पत्र में ये भी है। चीन वसुधैव कुटुंबकम नहीं चाहता था, इसका भी घोषणा पत्र में जिक्र है। इसके अलावा यूक्रेन के संदर्भ में रूस का जिक्र नहीं किया गया। भारत रूस का जिक्र नहीं चाहता था, जो नहीं है। इसके अलावा भारत शुरू से कहता रहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, सबकी संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए, बातचीत से विवाद का हल निकलना चाहिए, परमाणु युद्ध की धमकी विश्व शांति के लिए ठीक नहीं है। भारत की इन 4 महत्वपूर्ण बातों को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया। Comparison with the Bali declaration. I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए शुरुआत में ही कहा था कि युद्ध से आपसी विश्वास कम हो रहा है। घोषणा पत्र में सभी देशों ने पीएम मोदी की इस बात को भी माना। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। G7 देश और रूस चीन के नजरिए में यूक्रेन युद्ध को लेकर गंभीर मतभेद थे। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से जानकारी मिली है कि 150 घंटे की माथापच्ची के बाद ये घोषणा पत्र तैयार हुआ। शुक्रवार को घोषणा पत्र पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन शनिवार को सुबह सभी सदस्य देश इसकी भाषा पर तैयार हो गए। अब आप ये देखिए, इन 2 तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां से मैसेज आ रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना चाहिए, और यहां के लिए पूरी दुनिया का मैसेज है वेरीफाई फर्स्ट एंड देन ट्रस्ट, यानी कि पहले परखो और उसके बाद देखो कि विश्वास करना है कि नहीं करना है इनके ऊपर। दिल्ली घोषणा पत्र से चीन और पाकिस्तान दोनों को झटका लगा है। इसे समझने के लिए भारत के पक्ष में आए इसके पूरे नतीजे आप देखिए। चीन के वन रोड वन बेल्ट के खिलाफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के मंत्र को G20 ने एक सुर में स्वीकार किया है। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? यह है समावेशी सोच, इंक्लूसिव, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंक्लूसिव अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, और वहां पर क्या है? एकला चौलो रहे। अब ये देखिए, इसके बाद नेक्स्ट चेंज करिए राहुल सर। यहां पर चीन के संस्कृत विरोध के खिलाफ अब यहां पर वसुधैव कुटुंबकम ये आपको दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो ये है कि तो चीन के संस्कृत विरोध के खिलाफ वसुधैव कुटुंबकम, रूस के विरोध के बावजूद यूक्रेन युद्ध पर स्टैंड, रूस के विरोध के बावजूद यूक्रेन युद्ध पर स्टैंड लिया गया है। जमीन और समुद्र में चीन के कब्जे की नीति के खिलाफ देशों की संप्रभुता का सम्मान, अफ्रीका, यूरोप के अन्न संकट पर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को दोबारा शुरू करने के लिए रूस से प्रतिबंध हटाने की वकालत की गई है। क्रिप्टो करेंसी की चुनौती से निपटने के लिए रेगुलेशन लागू करने पर सहमति बनी है। तो चीन के इलेक्ट्रिक बैटरी एकाधिकार के खिलाफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान किया गया है। भारत समेत दुनिया भर में आतंकवाद के सबसे बड़े एक्सपोर्टर पाकिस्तान के खिलाफ FATF नियम कड़े करने और आतंक और काला धन पर कड़ी व्यवस्था बनाने पर सहमति बनी है। तो वहीं G20 के सभी देश धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ धार्मिक समुदाय, व्यक्ति और ग्रंथ के सम्मान पर एक सुर में सहमत हुए हैं। आज पीएम मोदी ने G20 लीडर्स के सामने कुछ अहम सुझाव भी रखे हैं। उन्होंने कहा है कि समय की मांग है कि सभी देश फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करें। उन्होंने इसके बाद प्रस्ताव दिया कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को ग्लोबल स्तर पर 20% तक ले जाने के लिए पहल की जाए
और इसके बाद ग्लोबल गुड कोई और ब्लेंडिंग मिक्स पर काम हो जिससे एनर्जी सप्लाई बने रहे और पर्यावरण सुरक्षित रहे। इस पर भी सहमति बनी और फिर पीएम मोदी ने भारत मंडपम से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को बटन दबाकर लॉन्च किया, जो कि प्योरली भारत का इनिशिएटिव है। एक दौर था जब दुनिया में गाड़ियों की संख्या गिनी चुनी हुआ करती थी। वक्त बदलता गया और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। ऐसे में चीन ने पहले ही प्लान बना लिया और लिथियम बैटरी का काम बढ़ा दिया था। पूरी दुनिया में चीन की धाक बढ़ गई, लेकिन भारत जो करने जा रहा है उससे चीन बौखला गया है, क्योंकि भारत ने G20 के मंच से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च कर दिया है। यानी कि सीधे तौर पर चीन से कड़ी टक्कर होगी। चीन को यहां भी चुनौती मिलेगी और इसको जरा होल्ड करें। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अरब वर्ल्ड से जो तेल आता था उसको चुनौती देने के लिए इजराइल ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, फिर चाइना लेकर आया इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अब भारत ने इसको काउंटर कर दिया है बायोफ्यूल कार के तौर पर। अब बात G20 में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत की। यह कूटनीतिक जीत क्या है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। G20 के सेशन में प्रधानमंत्री मोदी का 1 मिनट 42 सेकंड का यह वीडियो आज पूरी दुनिया ने देखा। यह वीडियो भारत के वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र को साकार कर रहा है। कैसे, अब यह जान लीजिए। भारत ने G20 में 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली G20 सम्मेलन में ग्रुप के सभी सदस्यों ने सहमति से उसे स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स के बीच जब इसका ऐलान किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये तस्वीर चीन की हड़प नीति पर किसी हथौड़े से कम नहीं है। दिल्ली G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन की स्थायी सदस्यता इसकी बानगी है। ये ग्लोबल साउथ में भारत के दमदार नेतृत्व की ताकत है। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। चीन और रूस ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि जापान और पश्चिमी देश चाहते थे कि ग्लोबल साउथ में चीन के बदले भारत की भूमिका बड़ी हो। अफ्रीकन यूनियन को समूह में शामिल कराने का श्रेय बीजिंग को ना जाए। सम्मेलन के पहले सेशन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्य के तौर पर G20 में शामिल होने का ऐलान किया। इसके बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। पीएम मोदी के ऐलान के साथ ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी सीट से उठे। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आगे लेकर आए। खुद पीएम मोदी ने अपनी सीट से उठकर पहले असोमानी से हाथ मिलाया और फिर उन्हें गले से लगा लिया। सबने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष जैसे आभार के तौर पर पीएम मोदी को करीब 5 सेकंड तक गले से लगाए रहे। इसके बाद उन्होंने G20 नेताओं के बीच अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही समूह के सदस्यों की संख्या अब 21 हो गई है। हालांकि खबर है कि फिलहाल संगठन का नाम G20 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। G20 में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि चीन लगातार अफ्रीकी देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाकर वहां अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। कैसे, हम आपको बताते हैं। चीन चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों का नेतृत्व करे। अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा। चीन ने अपने कारोबारी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अफ्रीकी संघ के देशों में निवेश किया है। वो अफ्रीकी देशों को भारत और पश्चिमी देशों से दूर रखना चाहता है।
अफ्रीकी संघ के देशों में निवेश कर चीन उन्हें अपने कर्ज जाल में फंसा रहा है। संघ के 55 देशों में निवेश कर वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। चीन की नजर अफ्रीकी देशों के विशाल ऊर्जा भंडारों पर नियंत्रण की है। इसके साथ ही चीन इन देशों में लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन नहीं करता है। अब भारत के प्रस्ताव पर G20 की सदस्यता मिलने के बाद अफ्रीकी देशों का भारत के प्रति भरोसा और बढ़ेगा। यह चीन के लिए दूसरा झटका है। मतलब आज ओवरऑल दिन की अगर बात की जाए, हालांकि शुरुआत तो इसको कहा जाए कि शुरुआत में तो पहला झटका था, क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन एक और बड़ा झटका है उसको। भारत के प्रति अफ्रीकी देशों का भरोसा कोई एक दिन में नहीं बना है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रयासों के जरिए अफ्रीकी देशों से रिश्तों को मजबूत किया है। चीन दावा करता रहा है कि उसने अफ्रीकी देशों में ज्यादा निवेश किया है, लिहाजा वो उनका सबसे अच्छा दोस्त है। हालांकि हकीकत यह है कि बीजिंग का अफ्रीकी देशों से रिश्ता सिर्फ मौका परस्ती का है, जबकि भारत संकट के समय में अफ्रीकी देशों के लिए मदद के हाथ हमेशा बढ़ाता रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पांच सेकंड का ये वीडियो अफ्रीकी देशों में भारत के मानवीय निवेश का अंजाम है। भारत और अफ्रीका ने अपने रिश्तों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। एक दिन में ही अफ्रीकी देशों का भारत के प्रति भरोसा नहीं बढ़ा है। कोरोना की मुश्किल घड़ी में भारत ने 32 अफ्रीकी देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ मेडिकल मदद मुहैया कराई। इसके अलावा 42 अफ्रीकी देशों को भारत में निर्मित कोविड वैक्सीन की खेप सप्लाई की गई। इसके पीछे पीएम मोदी का वन अर्थ और वन हेल्थ विजन था। इसके अलावा पीएम मोदी लगातार अफ्रीकी देशों की यात्रा कर उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश करते रहे हैं। जुलाई 2018 में पीएम मोदी ने रवांडा, युगांडा और साउथ अफ्रीका का दौरा किया। इससे पहले साल 2016 में भी वो मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केनिया की यात्रा पर गए। साल 2014 से अब तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री सबको मिलाकर अफ्रीकी देशों के करीब 35 दौरे हो चुके हैं। इसके साथ ही भारत की मदद से घाना में रेल लाइन और राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। गाम्बिया में नेशनल असेंबली की बिल्डिंग बनाई गई है। केनिया में टेक्सटाइल फैक्ट्री और नाइजर में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर तैयार हुआ है। साफ है कि भारत लगातार अफ्रीकी देशों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करता रहा है, जबकि चीन स्वार्थ के निवेश की साजिश में शामिल रहा है। शी जिनपिंग के थर्ड टर्म में अफ्रीका उनके कोर एजेंडे में था, लेकिन अब वो एजेंडा डगमग हो रहा है जैसे चीन की इकोनॉमी हो रही है। सवाल कई बार पूछे जाते थे ना कि प्रधानमंत्री मोदी छोटे देशों का दौरा इतना क्यों करते हैं, क्यों जाते हैं। ये है उसका इंपैक्ट। ये जो डिप्लोमेसी है, ये बहुत आगे तक लेके जाती है किसी भी देश को उसके जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक अलायंस को लेकर, खासकर G20 जो कि अब हैवी साउथ की तरफ हो गया। डिनर के दौरान मिले ब्रिटेन के पीएम सुनक और निर्मला सीतारामन। ब्रेक करिए। भारत और ब्रिटेन संबंध मजबूत करने पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। ब्रिटेन को भारत की एक बार फिर बहुत जरूरत है। इसको इकोनॉमिक एंगल से समझें तो सीधे तौर पर देखें कि इकोनॉमिक्स के दो स्टूडेंट्स की मुलाकात है ये। एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं और दूसरे इकोनॉमिक्स के शानदार स्टूडेंट्स, अगर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की बात की जाए। और यहां पर ब्रिटेन की जो इकोनॉमी नीचे आ रही है, उसके बाद उसको भारत की सख्त जरूरत है एक बार फिर से, और यह मुलाकात बहुत अहम है। एक तरफ अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कर भारत ने चीन को झटका दिया है, दूसरी तरफ भारत और अमेरिका ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को मात देने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यूरोप ने रेल और शिप कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। इस कॉरिडोर में 8 देश शामिल होंगे। ये देश कौन से होंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। ये डील हकीकत में बदली तो भारत बंदरगाहों और रेलवे के जरिए सीधे मध्य पूर्व यूरोप से जुड़ जाएगा।
इस तस्वीर को देखने के बाद जिनपिंग बेचैन हैं। बीजिंग में खलबली है क्योंकि नई दिल्ली ने G20 के मंच से चीन पर कूटनीतिक चोट का कोई मौका नहीं छोड़ा है। चीन के BRI के जवाब में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर बड़ा फैसला लिया गया। ये कॉरिडोर 8 देश मिलकर बनाएंगे। इनमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताया है। उन्होंने कहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा मानव सभ्यता के विकास का मूलाधार है। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। भारत और अमेरिका मिलकर चीन की विस्तारवादी नीतियों पर लगाम कस रहे हैं। नई दिल्ली G20 के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस समझौते पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये समझौता ऐतिहासिक है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि वो इसमें निवेश को तैयार हैं। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. With the European Commission, here as European governments, we commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेल, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, डेटा और हाइड्रोकार्बन एनर्जी को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना शामिल है। अगर ये योजना धरातल पर उतरी तो इन देशों के बीच व्यापार न सिर्फ आसान होगा बल्कि कई गुना बढ़ जाएगा। अरबों डॉलर के इस प्लान के तहत भारत अपनी रेलवे से जुड़ी विशेषज्ञता का इस्तेमाल अरब देशों में रेलवे लाइन बनाने में कर सकता है। इससे भारत की कंपनियों की जमकर कमाई भी होगी। सबसे बड़ी बात यह कि इसके जरिए अरब देशों में चीन का प्रभाव कम होगा। अब आपको समझाते हैं कि खाड़ी देशों के अंदर भारत के रेल नेटवर्क से कैसे चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है वो बर्बाद होने वाला है। चीन का BRI जो है ईस्ट एशिया को यूरोप से जोड़ने का प्लान है, जबकि रेल नेटवर्क के जरिए अरब और खाड़ी देशों को यूरोप तक कनेक्ट किया जाएगा, जिससे भारत समंदर के रास्ते जुड़ेगा। दूसरे देशों को कर्ज नीति के जरिए गुलाम बनाने की चीन की कोशिश पर चोट पहुंचेगी, तो वहीं अरब देशों से यूरोप तक भारत के लिए कारोबार आसान हो जाएगा, व्यापार भी कई गुना बढ़ेगा। BRI से कई देश छुटकारा पाना चाहते हैं। रेल नेटवर्क में कई तेल उत्पादक देश जुड़ेंगे। खाड़ी देशों में BRI को झटका लगेगा। खाड़ी देशों में भारत और अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा। चीन की हड़प नीति पर हथौड़ा साबित होने वाला यह प्रोजेक्ट कैसे, कहां से होकर गुजरेगा, अब जरा इसकी डिटेलिंग देखिए। ये बड़ी फाइन डिटेलिंग है, देखिए जरा, हम आपको बताते हैं। इस प्रोजेक्ट में भारत के पोर्ट को जल मार्ग से UAE से जोड़ा जाएगा। इसके बाद UAE से सड़क और रेल के जरिए सऊदी अरब को जोड़ा जाएगा। सऊदी अरब से सड़क और रेल के जरिए इजराइल को जोड़ा जाएगा। इजराइल से जल मार्ग के जरिए भूमध्य सागर से होते हुए इटली को जोड़ा जाएगा। इटली से सड़क और रेल के जरिए फ्रांस को जोड़ा जाएगा। फ्रांस से फिर जल मार्ग के जरिए अटलांटिक सागर से होते हुए प्रोजेक्ट अमेरिका तक पहुंचेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट में इजराइल और जॉर्डन दोनों देशों को बाद में जोड़ा जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उनके कमिटमेंट और ओनरशिप लेने की, जो कि आज हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। आज एक बार फिर G20 समिट की औपचारिक शुरुआत से ठीक पहले यह देखने को मिला। G20 समिट का पहला सत्र सुबह 10:30 पर शुरू होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल भारत मंडपम पर समय से पहले पहुंचे। फिर आगे क्या हुआ आपको जरूर देखना चाहिए।
ये तस्वीर G20 सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत से ठीक पहले की है, ठीक 15 मिनट पहले की, जब तय समय से पहले प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम पहुंचे ताकि वो तैयारियों का एक बार खुद भी जायजा ले लें। आमतौर पर ऐसी तस्वीर बेहद कम दिखती है, लेकिन आज ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर न सिर्फ समय से पहले पहुंचे, बल्कि उन्होंने हर छोटी बड़ी तैयारियों को खुद से देखा भी। हम जो कह रहे हैं वो वीडियो के फ्रेम में भी साफ नजर आ रहा है। भारत मंडपम पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री जयशंकर और NSA अजीत डोवाल से कुछ पूछा, फिर जायजा लेने के लिए आगे बढ़ गए। वो भारत मंडपम के करीब करीब हर अहम हिस्से में गए। इस दौरान उनके साथ जयशंकर और अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। साथ में कई अधिकारी भी दिखे। वो कई जगह निर्देश देते भी नजर आए। एक्सपर्ट इस वीडियो को कई मायने में खास बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के उस कमिटमेंट को दिखाता है जो हर हाल में 100% डिलीवरी की गारंटी है, चाहे मंच नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये वीडियो प्रधानमंत्री के उस ओनरशिप को स्थापित करता है जो देश की साख और गौरव से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इस सब से उतर एक बड़ी हैरान करने वाली खबर है। सोचिए 4 घंटे के अंदर और 5 घंटे के अंदर अगर किसी मुल्क में भूकंप से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाए कुछ ही घंटे के अंदर, तो क्या होगा। और अब यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हम फिक्र उस देश की कर रहे हैं जो दिल्ली से 8,500 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज अचानक G20 के वासुदेव कुटुंबकम वाले दर्शन का हिस्सा बन गया। आज जब G20 के पहले सत्र की औपचारिक शुरुआत हो रही थी तो उसका थीम था वन अर्थ। G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी वन अर्थ की बात करने जा ही रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने शुरुआत की मोरक्को से। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मोरक्को में आए भूकंप को लेकर संवेदना जताई। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने इस बयान से वन अर्थ वन फैमिली की सोच को ही साबित किया, क्योंकि भारतवर्ष की सोच भी वही है। ये तस्वीरें देखिए आप जरा, आपको विचलित कर सकती है। सोचिए जरा क्या हुआ होगा वहां पर। अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ है, दुख है, दर्द है, तो भारत उसमें शामिल है। मोरक्को की त्रासदी वाकई बहुत बड़ी है। 60 साल बाद पहली बार ऐसी तबाही मची है। भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अचानक आधी रात को मोरक्को सहम गया। शहर के शहर तबाह हो गए। ऐसा भूचाल आया कि पूरे देश में कोहराम मच गया। ऊंची ऊंची इमारतें पल भर में ध्वस्त हो गईं। चंद सेकंड में ही हर तरफ चीख पुकार मच गई। हर कोई जिंदगी बचाने के लिए भागता नजर आया। जिसे जहां जगह मिली वहीं जान बचाता दिखा। मोरक्को में चंद पल के लिए जमीन ऐसे कांपी कि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों इमारतें भर-भरा कर गिरी तो इसी मलबे में हजारों लोग दबे रह गए। मोरक्को से आई ऐसी एक दो नहीं सैकड़ों तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कैसे भूचाल मोरक्को के लिए काल बन गया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे कई बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह ढह गई।
अब पिछले कई घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कंक्रीट के मलबे के नीचे फंसे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ज्यादातर मलबे से सिर्फ लाशें निकल रही हैं। मोरक्को जियोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.2 थी और इसके झटके पुर्तगाल और अल्जीरिया तक महसूस किए गए। और आपको एक बात ये जरूर पता होनी चाहिए कि मोरक्को में आए भूकंप के बाद भारत दुनिया के पहले देशों में से है जिसने कहा है कि हम तुरंत आपको मदद मुहैया कराएंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए G20 शिखर सम्मेलन में इंडिया बनाम भारत की पॉलिटिक्स भी नजर आई है। पूरी कहानी बताने के पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक 2022 की है और दूसरी आज की है। पिछले साल ये समिट इंडोनेशिया में हुई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में थे तो डेस्क पर उनके आगे इंडिया अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन इस बार यह बदल गया है। दिल्ली सम्मेलन में उनके आगे भारत लिखा था, वो भी रोमन में भारत। इस तरह से क्या है इसके पीछे की कहानी, अब आप इसे भी समझ लीजिए। तो क्या सच में इंडिया अब भारत हो जाएगा? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि G20 में इस तरह पहली बार भारत के नाम का इस्तेमाल शुरू होने से उस बहस को जोर मिला जिसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में G20 की बैठक का शुभारंभ किया। जब वो सदस्य और मेहमान देशों को संबोधित कर रहे थे, ठीक उस दौरान उनकी टेबल पर रखी कंट्री नेम प्लेट पर पूरे देश की निगाहें गईं। इस बार खास ये था कि इस पर इंडिया की जगह रोमन में भारत लिखा गया। आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधित करते हैं तो उनके सामने जो कंट्री प्लेट होती है उसमें इंडिया नाम लिखा होता है, लेकिन इस बार दिल्ली में ये बदला दिखा। इंडिया बनाम भारत विवाद की शुरुआत 5 सितंबर को हुई। G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के लिए इंडिया शब्द के इस्तेमाल को बंद कर केवल भारत कहे जाने की योजना बना रही है। हालांकि सियासी हंगामा बढ़ने पर प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ बैठक में इस मुद्दे पर बयानबाजी से बचने की नसीहत दी थी, लेकिन आज जो तस्वीर आई वो कुछ और ही कहानी कह रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था और तब से इस बात की अटकलें तेज होने लगी कि संसद में इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है। तब से ही इंडिया को लेकर सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है, जो अब नाम बदलने तक पहुंच गया है। ऐसे में जब G20 से इसकी एक झलक सामने आई है तो केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी की भारत नेम प्लेट के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया और इसी फोटो को शेयर करते हुए लिखा, भारत। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री को इंडिया से इस हद तक नफरत हो गई है कि G20 के अंदर भी उनके नाम के आगे भारत लिखा हुआ है। पॉलिटिक्स सिर्फ इंडिया वर्सेस भारत की नहीं है, बल्कि मेहमानों को भेजे गए न्योते को भी लेकर खूब हो रही है। पहले यह देख लेते हैं कि डिनर में कौन कौन आए हैं, फिर इसके पीछे की राजनीति भी समझेंगे। भारत मंडपम राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रि भोज में विदेश मेहमानों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ मौजूद हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी आए। इनके अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव, जापान के पीएम फूमियो किशिदा समेत G20 के तमाम राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री गैला डिनर में पहुंचे हैं। इस भोज में मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है, लेकिन न्योते को लेकर सरकार से नए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस तक खूब विवाद भी है। ये रिपोर्ट है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन,
हेमंत सोरेन और सुखविंदर सिंह सुक्खू। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस के ये वो बड़े चेहरे हैं जो G20 के विदेशी मेहमानों के लिए राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित डिनर में मौजूद रहे। हालांकि सिद्धारमैया, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और पिनरई विजयन रात्रि भोज में नहीं आए। ये वो नाम है जो इंडिया अलायंस के सदस्य होने के साथ गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी हैं। लेकिन अगर इन 10 मुख्यमंत्रियों में देखें तो कांग्रेस के सिर्फ एक सीएम आए, बाकी सारे गैर कांग्रेसी राज्य प्रमुख ही डिनर में पहुंचे। इन लोगों को संसद से बसों में बिठाकर भारत मंडपम तक ले जाया गया। कैबिनेट मंत्री हो या फिर जो मुख्यमंत्री हैं, देश स्टालिन को आप देख सकते हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आप देख सकते हैं, मीनाक्षी लेखी ने हमको देखा। ये सिक्योरिटी के बीच इन 2 बसों को यहाँ से ले जाया गया है भारत मंडपम में। तमाम कैबिनेट मंत्रियों को और साथ साथ जो जितने मुख्यमंत्री देश भर से दिल्ली में आए हैं उनके लिए यहाँ पे एक शटल का अरेंजमेंट किया गया था, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। सवाल तब उठे जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को न्योता गया, लेकिन राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं मिला। G20 सम्मेलन में गाला डिनर भी बहुत अहम होता है। जिस देश में इसे आयोजित किया जाता है वो अपने यहाँ के खास व्यंजनों को इसमें शामिल करता है। दिल्ली में गाला डिनर के मेन्यू में स्ट्रीट फूड को तवज्जो दी गई, मिलेट से बने आइटम खास तौर पर शामिल किए गए। इसमें पात्रम जैसे स्टार्टर्स हैं जिसमें दही के गोले और मसालेदार चटनी से सजे कंगनी श्री अन्न लीफ क्रिप्स हैं। मुख्य भोजन में वन वर्णम यानी फॉरेस्ट मशरूम, बाजरा और करी पत्ते के साथ तैयार केरल के लाल चावल के साथ परोसे गए कटहल गैलेट हैं। इसके अलावा भारतीय रोटियों में मुंबई पाव, कलौंजी स्वाद वाले बंस भी हैं। भाकर खानी यानी इलायची के स्वाद वाली मीठी रोटी, मिठाई में मधुरिमा, इलायची की खुशबू वाला सांवा का हलवा, अंजीर, आड़ू का मुरब्बा, अंबोहर राइस क्रिस्प्स हैं। पेय पदार्थों में कश्मीरी कावा, फिल्टर कॉफी, दार्जिलिंग चाय और पान के स्वाद वाली चॉकलेट रही। भारतीय धुनों के बीच विदेशी मेहमानों को ये व्यंजन परोसे गए हैं। इन सब के बीच में आइए देखते हैं अब देश की खबरों का जायका क्या है। टॉप 9 देखते हैं। मणिपुर में फिर हिंसा हुई है, 2 लोगों की मौत हो गई है, 50 घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक टेंग नौपाल जिले में 2 जगह फायरिंग हुई है। भीड़ ने सुरक्षा बलों का रास्ता रोका। अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को विराजेंगे रामलला। प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा गया है, दिसंबर तक काम पूरा करने के निर्देश। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने गुट के नेताओं की मुंबई में बैठक बुलाई। मुंबई में बलाड एस्टेट में एनसीपी के ऑफिस में होगी बैठक। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने येदियुरप्पा के दावे को नकारा। कहा बीजेपी जेडीएस का गठबंधन नहीं, सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में आंध्रा के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। एनआईए ने तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कई जगह छापे मारे। विस्फोटक सामग्री और ड्रोन बरामदी केस में कार्रवाई की गई। सीएम गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले राजेंद्र गुड़ा की नई सियासी पारी शुरू। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस नेताओं को बोरिया बिस्तर बांधकर बॉलीवुड जाने की सलाह दी। अक्षय कुमार अपने बर्थडे पर महाकाल की शरण में पहुंचे। बहन, भांजी और बेटे ने भी किए दर्शन।